दोस्तों, मैं विक्रांत आपका आपके YouTube चैनल स्टडी विद विक्रांत में स्वागत करता हूं। और आज हम देखते हैं सामान्य अध्ययन से लगभग हमने यहां पर 100 क्वेश्चन पूरा किया है और 100 क्वेश्चन आपको पूरा करना है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको इसे ध्यान से देखना है। पहले के 25 क्वेश्चन, पहले के 25 क्वेश्चन हमने वन लाइनर लिया है। वन लाइनर केवल महत्वपूर्ण उसका उत्तर ही रहेगा। तो वन लाइनर में 25 क्वेश्चन है और 75 क्वेश्चन जो होंगे वह सभी बहुविकल्पी रहेंगे, मल्टीपल चॉइस के रहेंगे। उसमें आपको 4 विकल्प रहेगा, आपको एक सही आंसर लगाना होगा और जो चारों आंसर हैं उसमें आपको एक सही आंसर है और सही आंसर जो है उसके बारे में हमने जिसमें इम्पॉर्टेंट जानकारी देना था उसके बारे में आपको उसका एक्सप्लेनेशन भी कर दिया है, उसका व्याख्या भी दे दिया है। तो आपको ध्यान से देखना है। और लास्ट में हमने 3 अभ्यास प्रश्न दिया है। तो 3 अभ्यास प्रश्न आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, उन्हें भी आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है और जिसका उत्तर सही रहेगा उसका हम नाम अगले लेक्चर में लेंगे। तो आपको ध्यान से उसे देखना है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत गणतंत्र कब बना? तो भारत गणतंत्र कब बना, पहला क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर है वह है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना और भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। तो 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ है और 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को संविधान लगाया गया था, लेकिन कुछ स्थितियों में ही लगाया गया था और जो पूरा संविधान बनाया गया था लागू कर दिया गया था भारत में, पूरे देश में पूरे तरीके से। तो 26 जनवरी 1950 था। इसीलिए हमने भारतीय गणतंत्र जब बना है मानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को, तो उस दिन पूरे तरीके से संविधान लागू कर दिया गया था। दूसरा क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति व्हाइट रिवॉल्यूशन किसके उत्पादन से संबंधित है? तो व्हाइट रिवॉल्यूशन जो संबंधित है वह है दुग्ध उत्पादन से, दूध उत्पादन के क्षेत्र से संबंधित है श्वेत क्रांति। तीसरा क्वेश्चन है, लेट्स मेक थिंग्स बेटर। लेट्स मेक थिंग बेटर किस कंपनी के उत्पादों की विज्ञापन पंक्ति है? लेट्स मेक थिंग्स बेटर तो किससे संबंधित है, किस विज्ञापन से? तो फिलिप्स कंपनी की। तो फिलिप्स कंपनी से संबंधित है लेट्स मेक थिंग बेटर। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ बना है? तो वह है मुंबई में। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया है। 5वां क्वेश्चन है, विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम किस राज्य में स्थित है? तो विनोबा भावे द्वारा जो पवनार आश्रम है वह महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लड़ो या उड़ो फाइट आर फ्लाइट हार्मोन है। लड़ो या उड़ो तो एड्रेनलिन है। लड़ो या उड़ो फाइट आर फ्लाइट हार्मोन। 7वां क्वेश्चन है, पूर्वी तिमोर संयुक्त राष्ट्र के 191वां संयुक्त राष्ट्र बना है, मतलब उसका जो बना है पूर्वी तिमोर संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य, उसकी राजधानी है। तो पूर्वी तिमोर जो है 191वां संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना है और इसकी राजधानी क्या है? दिल्ली। तो इसकी राजधानी क्या है? दिल्ली नहीं, दिल्ली नाम है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, दिल्ली बना है जो संयुक्त राष्ट्र संघ का 191वां सदस्य। रामचरितमानस में सुंदरकांड से ठीक पहले और ठीक बाद में आने वाले क्रमशः हैं। तो रामचरितमानस के सुंदरकांड से ठीक पहले आने वाला जो है किष्किंधा कांड है और लास्ट का है लंका कांड। फिर आता है 9वां क्वेश्चन है,
आयोडीनकृत नमक में आयोडीकृत नमक में आयोडीन किस रूप में रहती है? आयोडोकृत नमक में आयोडीन किस रूप में रहती है? पोटेशियम आयोडाइड के रूप में। आयोडीकृत नमक में आयोडीन किस रूप में रहता है? पोटेशियम आयोडाइड के रूप में। 10वां क्वेश्चन है, DBS कंपनी का संबंध किसके व्यवसाय से है? किसके व्यवसाय से है? हीरा व्यापार से संबंधित है। तो DBS कंपनी का संबंध हीरा व्यापार से संबंधित है, हीरा व्यवसाय से संबंधित है। DBS कंपनी हीरा व्यवसाय से संबंधित है। नेक्स्ट है 11वां क्वेश्चन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल लेडी विद द लैम्प का किस युद्ध से जुड़ा है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से जुड़ा है? क्रिमियन युद्ध से। क्रिमियन युद्ध से जुड़ा है फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम, लेडी विद द लैम्प। 12वां क्वेश्चन है, इतिहास में प्रसिद्ध जलियांवाला बाग भारत के किस नगर में है? इतिहास के प्रसिद्ध जलियांवाला बाग कांड भारत के किस नगर में है? तो अमृतसर में है। अमृतसर कहाँ है? पंजाब में। तो पंजाब से जुड़ा है इसका नाम, जलियांवाला बाग कांड जिसका हुआ था घटना 1919। बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? तो बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है आपको बताना है। तो बांग्लादेश की संसद का नाम है जातीय संसद। तो बांग्लादेश की संसद का नाम है जातीय संसद। और अगर हम आपको अन्य देशों की संसद का नाम बताएं तो भारत की संसद का नाम ही संसद है ही है, तो आप जान ही गए हैं। और अगर हम रूस की देखें तो रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। तो रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। और हम स्पेन के देखें तो स्पेन का है कोर्टेस। तो स्पेन का है कोर्टेस। और हम आपको बताएं जैसे भूटान का है तो भूटान का है तोशंगडू, और पोलैंड का है सोजिम, पाकिस्तान का है नेशनल असेंबली। तो पाकिस्तान का है नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली। तो पाकिस्तान का है नेशनल असेंबली। और नेपाल का बताएं तो नेपाल का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। नेपाल की संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। दोस्तों कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते रहे, इसे आपको ज़रूर देखना है। तो नेपाल की संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। फिर और जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है, ब्रिटेन का है पार्लियामेंट। तो ब्रिटेन का है पार्लियामेंट। आपको इन सब का नाम याद रखना है। तो ब्रिटेन का नाम है संसद का पार्लियामेंट। और मंगोलिया का बताएं आपको, तो मंगोलिया का है खुरल। मंगोलिया की संसद का नाम है खुरल। खुरल है मंगोलिया की। और जापान की संसद का नाम है डायट। जापान की संसद का नाम है डायट। डायट है जापान की संसद का नाम। तो आपको फिर से बता देते हैं, भारत का है संसद, रूस का है ड्यूमा, स्पेन का है कोर्टेस, और भूटान का है तोशंगडू, और पोलैंड का है सोजिम, पाकिस्तान का है नेशनल असेंबली, नेपाल का है राष्ट्रीय पंचायत। और चीन का देखें अगर आपको हम चीन का बताएं तो चीन का है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। और पाकिस्तान का और फ्रांस का एक है नेशनल असेंबली। तो बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? जातीय संसद। तो बांग्लादेश की संसद का नाम है जातीय संसद। 14वां क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखा? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखा है? कार्ल मार्क्स ने। तो कार्ल मार्क्स ने लिखा है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। और इन्होंने लिखा है दास कैपिटल। एक इनकी और पुस्तक का है जो पूछा जाता है, वह है दास कैपिटल। तो दास कैपिटल है।
कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल। सांची किसकी कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? सांची किसकी कला या मूर्ति का निरूपण करता है? तो बौद्ध कला व मूर्ति का निरूपण करता है। सांची है बौद्ध कला की मूर्ति का निरूपण करता है। 16वां क्वेश्चन है, नाजीवाद का मुख्य संस्थापक किसे माना जाता है? तो नाजीवाद का मुख्य संस्थापक माना जाता है एडोल्फ हिटलर को। तो एडोल्फ हिटलर को माना जाता है नाजीवाद का संस्थापक, और यह था जर्मनी का और द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत भी इसने ही किया था। तो जर्मनी का जो संस्थापक नाजीवाद का संस्थापक था एडोल्फ हिटलर था, वह जर्मनी का था। फिर आते हैं 17वां क्वेश्चन, अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? तो अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी के। इसे तोता भी कहा जाता है, भारत का तोता भी कहा जाता है। अमीर खुसरो का दरबारी कवि, अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे अमीर खुसरो। पीसा की झुकी मीनार, लीनिंग टावर ऑफ पीसा। तो जो पीसा की झुकी हुई मीनार है किस देश में है? तो पीसा की झुकी हुई मीनार है इटली में। तो इटली में है पीसा की झुकी हुई मीनार। तो पीसा की झुकी हुई मीनार है इटली में, इस प्रकार से झुकी है। कार्ल मार्क्स ने राष्ट्र के किस सिद्धांत का विकास किया था? तो साम्यवाद का विकास किया था कार्ल मार्क्स ने। 20वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में द्विदलीय पद्धति है, यह दल है रिपब्लिक एवं डेमोक्रेटिक। तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में जो द्विदलीय पद्धति है, यह दल है एक रिपब्लिकन है और एक डेमोक्रेटिक है। अब आते हैं 21वां क्वेश्चन है, कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा कंपनी की किस पूंजी पर की जाती है? कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा कंपनी की किस पूंजी पर की जाती है? तो अभिदत्त पर की जाती है, सब्सक्राइब्ड पर की जाती है। नेक्स्ट है 22वां, पूंजी पर किस सेवा में सर्वाधिक मात्रा में सेवा कर राजस्व सरकार को प्राप्त होता है? पूंजी पर किस सेवा में सर्वाधिक मात्रा में सेवा कर राजस्व सरकार को प्राप्त होता है? तो टेलीफोन पर सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता है सरकार को। 23वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चीनी संस्थान किस शहर में स्थित है? तो राष्ट्रीय चीनी शहर जो है वह है कानपुर में। तो कानपुर में यूपी में है। तो यूपी का एक शहर है, जिला है, मंडल है कानपुर। तो कानपुर में है राष्ट्रीय चीनी संस्थान। 24वां क्वेश्चन है, किन्हीं दो पक्षों के बीच लिखित आर्थिक समझौते के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो बंध पत्र का किया जाता है। तो किन्हीं दो पक्षों के बीच लिखित आर्थिक समझौते के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? बंध पत्र का। 25वां क्वेश्चन है वन लाइनर का क्वेश्चन लास्ट, यदि घाटे के बजट को करेंसी नोट छाप कर पूरा किया जाए तो इसका परिणाम होगा। यदि घाटे के बजट को करेंसी नोट छाप कर पूरा किया जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? मुद्रास्फीति हो जाएगी। तो मुद्रास्फीति हो जाएगी यदि घाटे के बजट को करेंसी नोट छापकर पूरा किया जाता है। अब आते हैं बहुविकल्पी क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। इसमें हमने 75 क्वेश्चन दिया है, यहाँ से 26 से 75 क्वेश्चन आपको दिया है। तो आपको इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से देखना है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं परीक्षा की दृष्टिकोण से। तो शुरू करते हैं। 26वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर के टूल्स जैसे कि वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट निम्नलिखित में से किस कंपनी के प्रोडक्ट हैं? कंप्यूटर के टूल्स जैसे कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट निम्नलिखित में से किस कंपनी के प्रोडक्ट हैं? इंटेल के, एप्पल के, माइक्रोसॉफ्ट के और गूगल के। तो आपका जो इसमें राइट आंसर है वह है सी है
माइक्रोसॉफ्ट। तो आपका माइक्रोसॉफ्ट आंसर सही होगा। तो 26वें में आपका सी आंसर सही होगा। माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट हैं वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। क्योंकि आप जब देखते हैं एमएस वर्ड लिखा रहता है, एमएस एक्सेल लिखा रहता है, तो आपको ऐसे ही जान जाना चाहिए एमएस होता है शॉर्टकट नाम माइक्रोसॉफ्ट का। तो माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट हैं वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। तो आते हैं 27वां क्वेश्चन। टिमोथी डोनाल्ड कुक, जिन्हें टिम कुक के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं? टिम कुक के नाम से जाना जाता है टिमोथी डोनाल्ड कुक, जिन्हें टिम कुक के नाम से जाना जाता है, किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी एग्जीक्यूटिव चीफ ऑफिसर हैं? तो आपको बताना है गूगल, ट्विटर, अमेजन, एप्पल। गूगल, ट्विटर, अमेजन, एप्पल। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है 27वें में वह है डी। तो डी है टिम कुक, जिसे एप्पल का माना जाता है सीईओ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के संदर्भ में गटर मार्जिन नामक फीचर को निम्नलिखित में से किसके लिए उपयोग किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के संदर्भ में गटर मार्जिन नामक फीचर को निम्नलिखित में से किसके लिए उपयोग किया जाता है? ग्राफिक्स और चित्रों की स्पष्टता में सुधार करने के लिए, बेहतर डॉक्यूमेंट बाइंडिंग के प्रबंधन के लिए, प्रिंटेज टेक्स्ट की स्पष्टता में सुधार करने के लिए, पृष्ठ संख्याओं को डालने की सुविधा प्रदान करने के लिए। तो आपका इसमें जो करेक्ट आंसर है वह है डी, पृष्ठ संख्याओं को डालने की सुविधा प्रदान करने के लिए। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर है डी। तो आपका 28वें में जो करेक्ट आंसर है वह है डी। 29वां है उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो नेपाल का उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करते हैं? ए है पीलीभीत, बी है श्रावस्ती, सी है सीतापुर, डी है महाराजगंज। तो आपका 29वें में जो करेक्ट आंसर है वह है सी है, सीतापुर ऐसा जिला है जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो 29वें में आपका जो करेक्ट आंसर है वह है सी, सीतापुर। तो सीतापुर नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। इसके बारे में हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का सीतापुर जिला नेपाल देश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, जबकि पीलीभीत, श्रावस्ती और महाराजगंज जिलों की सीमा नेपाल देश से साझा करती हैं। इसका मतलब यह है कि पीलीभीत, ए वाला, बी श्रावस्ती और डी महाराजगंज, यह सभी ज़िले सीमा साझा करते हैं नेपाल से। तो नेपाल से सीमा साझा करते हैं सभी तीनों, जो ए और बी हैं और डी हैं, साझा करते हैं। तो नेपाल की जो राजधानी है उसका नाम है काठमांडू। तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। और यहाँ की संसद का नाम हमने आपको अभी बताया कि यहाँ की संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। तो राष्ट्रीय पंचायत है। और यहाँ के जो हैं केपी ओली मुख्य हैं, राष्ट्रपति हैं। और आते हैं 30वां क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? बस्ती, ए बस्ती, बी बुलंदशहर, सी बांदा, डी बलिया। तो कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? बस्ती, बुलंदशहर, बांदा, बलिया। तो 30वें में आपका जो करेक्ट आंसर है वह है डी। तो बलिया जो है वह है बिहार की सीमा पर, उत्तर प्रदेश की सीमा और बिहार की सीमा पर। पूर्वी उत्तर प्रदेश का बलिया जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिला हरियाणा सीमा से जुड़ा हुआ है, बांदा जिला मध्य प्रदेश की सीमा से जुड़ा हुआ है, और बस्ती जो है वह जुड़ा हुआ है पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थित कुआं अम्बेडकर नगर से।
31वां है, वह कौन से राष्ट्रीय नेता हैं जिन्होंने वर्ष 1983 में कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली के राजघाट तक पद यात्रा नामक मैराथन दूरी पैदल तय की थी। इस यात्रा का उद्देश्य था भारतीय जनता के साथ संबंध को नवीनीकृत करना। तो ये है चंद्रशेखर, लालकृष्ण आडवाणी, रामविलास पासवान, वीपी सिंह। तो आपका इसमें जो करेक्ट आंसर है वह है ए, जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता चंद्रशेखर जी थे। वह पैदल दूरी तय की थी, कहाँ से कहाँ तक, कन्याकुमारी से लेकर के दिल्ली के राजघाट तक। 1983 में यात्रा तय की थी चंद्रशेखर जी ने। तो चंद्रशेखर, जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता चंद्रशेखर ने 31 मई 1983 को कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली के राजघाट तक पदयात्रा नामक मैराथन दूरी तय की थी, पैदल दूरी तय की थी, ताकि भारतीय जनता पार्टी के साथ संबंध को नवीनीकृत किया जा सके। कन्याकुमारी है, जानते ही हैं, तमिलनाडु में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस भारतीय प्रधानमंत्री जिन्होंने संसद में घोषणा की थी कि वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे, इस घोषणा से भारत में देशव्यापी, तो यहाँ पर आपको लिखना है देशव्यापी विरोध शुरू हो गया। कौन थे? राजीव गांधी थे, वीपी सिंह थे, चौधरी चरण सिंह थे और एक हैं चंद्रशेखर। तो आपका इसमें जो करेक्ट आंसर है वह है, करेक्ट आंसर कौन सा है? बी है। वीपी सिंह ने शुरू किया था मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे। तो प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह 31 से 2008 में, यहाँ पर गलत हो गया है कुछ, तो कार्यकाल 2 दिसंबर 1989 से 1990 के संसद में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए उन्होंने पूरा प्रयास किया था और इसके बाद देशव्यापी विद्रोह शुरू हो गया। बहरहाल उन्होंने लागू भी कर दिया था। उत्तर प्रदेश के किस शहर को सुहाग नगरी कहा जाता है? यह शहर कांच की चूड़ियाँ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। तो उत्तर प्रदेश के किस शहर को सुहाग नगरी कहा जाता है, जो कांच की चूड़ियाँ बनाने के लिए प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद, गोरखपुर, वाराणसी और डी है बरेली। तो आपका इसमें जो सही है वह है ए, फिरोजाबाद। तो फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद शहर आगरा मंडल का जिला है। सुहाग नगरी कहा जाता है। यह शहर एक कांच उद्योग के रूप में महिलाओं के श्रृंगार हेतु कांच की चूड़ियाँ बनाने के लिए काफ़ी वर्षों से प्रसिद्ध है, विश्वविख्यात है। तो यह आगरा मंडल में शामिल है फिरोजाबाद जिला, और सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है। और श्रृंगार के हेतु जो चूड़ियाँ होती हैं उनमें प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन से नेता गोरखनाथ मंदिर और मठ के मुख्य पुजारी भी हैं? तो आप जानते ही होंगे, गोरखनाथ जो मंदिर है उसके प्रमुख हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी। तो श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं जो वहाँ के प्रसिद्ध हैं। सारनाथ वह पवित्र स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। वह निम्नलिखित शहर के बहुत से नज़दीक स्थित है, मथुरा, झांसी और अयोध्या, बनारसी। तो आपका इसमें जो 35वें में आपका सही आंसर है वह है डी, बनारसी में। तो सारनाथ है वह आपका राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी साड़ियाँ नामक सुंदर कढ़ाई वाली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? तो चिकनकारी साड़ियों के लिए कौन सा उत्तर प्रदेश का शहर प्रसिद्ध है? मुरादाबाद, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज। तो आपका इसमें जो करेक्ट आंसर है वह है बी, लखनऊ। चिकनकारी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। तो आपका इसमें बी आंसर सही है। तो 36वें में आपका बी आंसर सही है। अब आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा कवि और संत है जिन्होंने रामायण का एक दूसरा संस्करण रामचरितमानस लिखा? तो वह कौन से कवि और संत हैं जिन्होंने रामायण
का एक और दूसरा संस्करण रामचरितमानस लिखा था? रविदास, कति, सूरदास, तुलसीदास। आपका जो इसमें करेक्ट आंसर है 2737 में वह है डी, तुलसीदास ने लिखा है रामचरितमानस। तो रामचरितमानस किसने लिखा है? तुलसीदास जी ने। इनका जन्म हुआ था 1532 में। 1532 में इनका जन्म हुआ था और 1623 में इनकी मृत्यु हुई थी। कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका इन्हीं की रचना है। कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका इन्होंने ही लिखा है। 38वां है, दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 में कोलाचेल की लड़ाई, बैटल ऑफ कोलाचेल में ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? तो दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में, बैटल ऑफ कोलाचेल में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? बीरापड़ाया, कट्टबोम्मन और राजा चोल, मार्तांड वर्मा, हैदर अली। तो आपका इसमें जो सही आंसर है वह है सी, मार्तांड वर्मा ने हराया था डच ईस्ट इंडिया कंपनी को कोलाचेल के युद्ध में, कोलाचेल की लड़ाई में। तो मार्तांड वर्मा जो है सही आंसर है। तो दक्षिण भारत के राजा मार्तांड वर्मा ने अगस्त 16 को 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था। 39वां क्वेश्चन है, अवध की रियासत से उस प्रसिद्ध योद्धा, फेमस वॉरियर बेगम का नाम क्या है जिन्होंने 1857 में विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया था? तो इसमें जो भाग लिया था उनका नाम है, पहला है बेगम हजरत महल और बी है बेगम राजिया सुल्तान, बेगम जहां आरा, बेगम मेहरू निशा। तो आपका इसमें जो करेक्ट आंसर है वह है ए, बेगम हजरत महल ने। तो बेगम हजरत महल ने अवध की रियासत के उस प्रसिद्ध योद्धा, फेमस वॉरियर का नाम है जिन्होंने 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया था। तो बेगम हजरत महल आपका करेक्ट आंसर है, ए आंसर सही है। मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देशीय भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी की लिखी है, उस पुस्तक का नाम क्या है? तो जो बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी है तुर्की भाषा में, चगताई तुर्की में, उनकी पुस्तक का नाम, ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? मुगलनामा, बाबरनामा, बाबर मुबारक, बाबर बिहाया। तो उनकी जो पुस्तक का नाम है उसका नाम है बाबरनामा। तो बाबरनामा है ऑटोबायोग्राफी बाबर की, जो मुगल वंश का पहला सम्राट है। 41वां है, 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उनके प्रधानमंत्री के रूप में काम करने की लगभग अवधि कितनी थी? तो 1996 में जब पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने थे, उनके प्रधानमंत्री के रूप में काम करने की लगभग अवधि कितनी थी? 2 दिन, 2 हफ्ते, 2 महीने, 2 साल। तो उनकी जो अवधि थी जब 1996 में प्रधानमंत्री बने थे तो वह था 2 हफ्ते का। तो 2 हफ्ते का समय था, लगभग 13 दिन बने थे। तो 2 हफ्ते 13 दिन बने थे वह अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में प्रधानमंत्री। तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जिनका जन्म 25 दिसंबर 1924 और डेथ हुई 16 अगस्त 2018 में, पहली बार भारत के प्रधानमंत्री 16 मई 1996 से 1 जून तक रहे थे। दूसरी बार 19 मार्च 1998 से 13 अक्टूबर 1999 तक और तीसरी बार 1999 से 2004 तक प्रधानमंत्री रहे। 42वां क्वेश्चन है, राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे?
तो राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का नाम क्या है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? तो एक है ए है अजात शत्रु, बी है सारिपुत्र जीवक राहुला। तो आपका इसमें जो करेक्ट आंसर है वह है सी। तो जीवक थे महात्मा बुद्ध के, भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक। तो आपका इसमें सी आंसर करेक्ट होगा। तो सी आंसर आपका करेक्ट है, जीवक नाम था। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई कविता पोयम आमार सोनार बांग्ला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह टैगोर की पहली कविता थी। ए है यह टैगोर की पहली कविता थी। बी है इस कविता को बाद में बांग्लादेश ने अपने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। सी है इस कविता के लिए टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया। यह कविता शांति निकेतन में एक स्कूल की प्रार्थना थी। तो आपका इसमें जो करेक्ट आंसर है वह है बी वाला। इस कविता को बाद में बांग्लादेश ने अपने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। यही आपका सही आंसर है। इस कविता के लिए टैगोर को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था, न यह कविता शांति निकेतन के लिए स्कूल की प्रार्थना थी। तो आपका इसमें जो सही आंसर था वह है बी वाला। तो बी आपका सही, ये सी आपका इसमें आपका जो सही था वह था सी वाला। 43वें में जो आपका सही आंसर है वह है बी। इस कविता को बांग्लादेश ने अपने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था। 44वां है भारत की पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान प्रणाली को रूस से अपनाया गया था। बिल्कुल सही है। तो रूस से अपनाया गया था 5 ईयर प्लान। तो 5 ईयर प्लान जो है पंचवर्षीय योजना वह थी जिसे अब नीति आयोग ने रखा गया है। तो प्रणाली को 5 वर्षीय प्रणाली को जो बनाया गया था उस रूसी नेता का क्या नाम है जिसने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना दृष्टिकोण को लागू किया था? तो व्लादिमीर लेनिन, और इनका पूरा नाम था व्लादिमीर इलिच इलियनोव लेनिन, जोसेफ स्टालिन और लियोनिड ब्रेजनेव और डी है निकिता खुश्चेव। तो जो सबसे पहले रूस में इन्हें लागू किया था उनका नाम है जोसेफ स्टालिन। तो जोसेफ स्टालिन जो थे सबसे पहले रूस में लागू किया था पंचवर्षीय योजना। तो 5 ईयर प्लान जो था सबसे पहले किसे लागू किया गया था? रूस में। और रूस में लागू किसने किया था? जोसेफ स्टालिन ने। उन्हीं को देखकर ही नेहरू ने लाया था भारत में पंचवर्षीय योजना प्रणाली। बाय का महल निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राजधानी के पास स्थित है? बाय का महल। ए है पेरिस और बी है पेरिस, ए है सदन और सी है रोम, डी है ब्रुसेल्स। तो आपका जो इसमें करेक्ट आंसर है वह है बी पेरिस। तो बाय का महल पेरिस के पास है और यह यूरोपीय राजधानी पेरिस है जो फ्रांस की है। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में लाया गया, इसके पास है जो बाय का महल है। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज, यहाँ पर कैम्ब्रिज हमने गलत लिखा है, यहाँ पर लिख देते हैं COMBRIDGE। कैम्ब्रिज नामक 2 प्रसिद्ध विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित हैं? फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, इटली। तो आपका जो 46वें में करेक्ट आंसर है वह है सी। यूनाइटेड किंगडम में है ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। यूके है यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड में। भारत में कुल कितने सारंक्षित जैव महल बायोस्फीयर रिजर्व हैं? 10, 12, 18, 25। भारत में जो सारंक्षित जैव मंडल क्षेत्र हैं 10, 12, 18, 25। तो आपका 47वें में जो करेक्ट आंसर है वह सी 18
लेकिन यहाँ जब चेंज हो गया है तो शायद इस समय कुल 32 हो गए हैं शायद, इसलिए हम आपको नेक्स्ट क्लियर कर देंगे 32 ही है। तो 47वें में आपका कुल कितने हैं, इसके हिसाब से 18 हैं, लेकिन शायद अब 32 हो गए हैं। दादेली वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? दादेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भारत के किस राज्य में है? केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक। तो 48वें में आपका जो करेक्ट आंसर है वह है डी, कर्नाटक में है दादेली वन्यजीव अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो कर्नाटक आपका सही है, इसमें डी आपका करेक्ट आंसर होगा। 49वां है, निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन पर आपको चेयपारा अरना पीढ़मर्ड व्यू पॉइंट और अटूकाद झरना मिलेंगे? इतने कठिन नाम हैं, चेयपारा अरना पीढ़मर्ड व्यू पॉइंट और काद झरना मिलेंगे। मन्नार, ऊटी, कोडाइनकाल नाल, सरकार। तो आपका जो इसमें सही आंसर है वह है ए, मुन्नार में। तो ये सभी झरने कहाँ मिलेंगे? मुन्नार में। तो ए आपका सही है 49वें में। 50वां है, केरल के मुन्नार से 20 किमी दूर हिल स्टेशन पर चेयपारा झरना, पोथमेड़ू व्यू पॉइंट और आदुकार झरना स्थित है। तो केरल में है मुन्नार। 50वां क्वेश्चन है, नीरा शहर जो नहरों और पुलों से युक्त है निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? नीरा शहर डेनमार्क, फ्रांस और ये है कांटलैंड, इटली। तो आपका जो यहाँ पर स्कॉटलैंड होगा, बी है स्कॉटलैंड है बी। डेनमार्क, फ्रांस का स्कॉटलैंड और इटली। तो जो नीरा शहर है वह है इटली में। तो नीरा शहर कहाँ है? इटली में है। 51वां क्वेश्चन है, माउंट एटना जिसे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है, यह निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? पुर्तगाल, स्पेन, ग्रीस, इटली। तो पुर्तगाल, स्पेन, ग्रीस और इटली में स्थित है। तो 51 में आपका जो करेक्ट आंसर है वह है डी, इटली में स्थित है माउंट एटना। तो माउंट एटना जो है इटली में है, यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है और इटली की राजधानी है रोम। स्पेन की है मैड्रिड, स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन और ग्रीस का है एथेंस। अब आते हैं 52वें क्वेश्चन पर। पोनमुड़ी दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है या किस शहर के पास स्थित है? पोनमुड़ी दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल है, पहाड़ी है, या किस शहर के पास स्थित है? कोझिकोड, मदुरई, तिरुवनंतपुरम और मैंगलुरु। तो आपका जो इसमें करेक्ट आंसर है वह है तिरुवनंतपुरम है। तो आपका तिरुवनंतपुरम में है पोनमुड़ी दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन। तो आपका सी इसमें करेक्ट आंसर है। तो सी आपका इसमें करेक्ट आंसर है। 52वें में आपका सी आंसर करेक्ट है, तिरुवनंतपुरम में है हिल स्टेशन पोनमुड़ी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? तो कौन सा शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? ए है डार्विन, बी है पर्थ, सी है ब्रिस्बेन और डी है होबार्ट। तो आपका जो इसमें सही आंसर है वह है बी, पर्थ है जो शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है पर्थ। तो इसमें आपका यही आंसर सही है। 54वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 161 में किसे सजा माफ करने या सजा में हेर फेर करने की शक्ति प्राप्त है? तो अनुच्छेद 161 के तहत किस व्यक्ति को सजा माफ करने या सजा में हेर फेर करने मतलब कम या माफ करने की शक्ति किसे है? भारत के राष्ट्रपति के पास, और बी है भारत के प्रधानमंत्री, सी है विभिन्न राज्यों के राज्यपाल और डी है भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो आपका जो इसमें
करेक्ट आंसर है वह है सी है। विभिन्न राज्यों के राज्यपालों के पास है ऐसी शक्ति जो अनुच्छेद 161 के तहत है, जो हेर फेर कर सकते हैं सजा में। 55वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? तो 5 से 11 जो संबंधित है वह है भारत की नागरिकता से संबंधित प्रावधान। अनुच्छेद 5 से 11 में जो संबंधित प्रावधान है भारत की नागरिकता से है, भारत में भाषा से है और भारत की राज्य की सीमाओं से है, बच्चों के लिए शिक्षा है। तो आपका जो इसमें करेक्ट आंसर है वह है ए, भारत की नागरिकता से संबंधित प्रावधान है अनुच्छेद 5 से 11 में। 56वां क्वेश्चन है, अप्रैल 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र राज्य का राज्यपाल कौन है? E.S.L. नरसिम्हन, सी विद्यासागर राव, पलानीस्वामी सदाशिवम, आनंदीबेन पटेल। तो आपका 56वें में जो करेक्ट आंसर है वह है बी, सी विद्यासागर राव। तो 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र कौन सा राज्यपाल थे? सी विद्यासागर राव। अब आते हैं नेक्स्ट 57वां क्वेश्चन आते हैं। 57वां है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300A निम्नलिखित में से किसकी गारंटी देता है? कोई भी व्यक्ति अपनी शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा और कोई भी व्यक्ति अपनी वैवाहिक अधिकारी से वंचित नहीं रहेगा, कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं रहेगा, कोई भी व्यक्ति अपनी निजता से वंचित नहीं रहेगा। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वह है सी, कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति प्रॉपर्टी से वंचित नहीं रहेगा। जब यह संविधान को जो फंडामेंटल राइट है अनुच्छेद 12 से 35 तक उसमें था, इसे निकाल कर किया गया था किसमें? अनुच्छेद 300 का में। तो उस समय निकाला गया था, जो फंडामेंटल राइट था इसे निकाल दिया गया था वहाँ से। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पहल से संबंधित है? अल्पसंख्यकों की सुरक्षा। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूरा नहीं है इसलिए हम यहाँ छोड़ देते हैं। हाँ, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324, 329 लेकर 329 में निम्नलिखित में किस पहल से संबंधित है? अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, इसमें बी है अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, और ए है चुनाव, पंचायत, एक राज्यपाल की शक्तियाँ। तो बी था अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, ए है चुनाव, सी है पंचायत, डी है एक राज्यपाल की शक्तियाँ। तो आपका इसमें जो करेक्ट आंसर है वह है ए। तो ए आपका सही आंसर है, चुनाव से संबंधित है। अनुच्छेद 324 से 329 जो है वह चुनाव से संबंधित है। इस समय बिहार में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और मध्य प्रदेश में उपचुनाव हो रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में उपचुनाव हो रहे हैं और बिहार में विधानसभा का चुनाव हो रहा है। और इसमें हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 59वां है, वर्तमान में वस्तु एवं सेवा कर गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST नामक नई कर व्यवस्था के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब कितना है? जो GST का उच्चतम स्लैब प्रतिशत कितना है? आपका जो सही आंसर है वह है 28% है। तो अधिकतम कितना है? 28%। बेजवाड़ा विल्सन एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्हें 2016 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह निम्नलिखित में इस क्षेत्र में सामाजिक गतिविधियां करते हैं? बाल श्रम एवं उन्मूलन, कन्या भ्रूण हत्या का उन्मूलन, मैनुअल स्केचिंग हाथ से किया हुआ सफाई कार्य का उन्मूलन, बाल विवाह चाइल्ड मैरिज का उन्मूलन। तो आपका जो इसमें सही आंसर है वह है सी, मैनुअल स्केचिंग। तो हाथ से सफाई जो किया जाता है उसके खिलाफ हैं ये व्यक्ति जिनका नाम है विल्सन। तो बेजवाड़ा विल्सन जो हैं हाथ से सफाई किए जाने के खिलाफ हैं और उसका उन्मूलन करने के लिए तत्पर हैं, इसलिए उनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला गया है जो फिलीपींस की सरकार द्वारा दिया जाता है। 61वां है,
ब्राह्मोस नामक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को विकसित करने के लिए भारत किस देश के साथ मिलकर काम कर रहा है? फ्रांस, चीन, जापान, रूस। तो 61वें में आपका जो करेक्ट आंसर है वह है डी। तो डी है, रूस के साथ भारत ब्राह्मोस नामक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का प्रशिक्षण कर रहा है और काम कर रहा है, तो इसलिए आपका इसमें डी आंसर सही है। तो 61वें में आपका डी करेक्ट आंसर है। 62वां है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रेडियो ब्रॉडकास्ट के माध्यम से राष्ट्र को संबोधित करते हैं, जिसे मन की बात कहा जाता है। यह कार्यक्रम पहली बार कब प्रसारित हुआ था? अक्टूबर 2014, अक्टूबर 2015, अक्टूबर 2016, अक्टूबर 2017। तो जो पहले बार प्रसारित हुआ था मन की बात प्रधानमंत्री जी का, वह था अक्टूबर 2014। तो अक्टूबर 2014 से प्रसारित हुआ था प्रधानमंत्री मोदी जी के मन की बात का कार्यक्रम पहली बार, और यह हर महीने के लास्ट संडे को प्रसारित किया जाता है मोदी जी के द्वारा। तो आधे घंटे लगभग 25 मिनट इसमें आप मोदी जी देश को संबोधित करते हैं। और 63वां क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा जीडीपी सकल देशी उत्पाद वाला देश है। कौन सा देश वैश्विक जीडीपी रैंकिंग में दूसरे स्थान पर आता है? जापान, जर्मनी, चीन, भारत। तो इसमें आपका जो दूसरा स्थान आता है वह है चीन का। तो चीन का स्थान दूसरा है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 64वां है, डाट के राष्ट्रपति अब्दुल अजीज बुगदफिल्का ने अप्रैल 2019 में जनता के दबाव के आगे झुकते हुए इस्तीफा दे दिया था, रिजाइन दे दिया था। सूडान के राष्ट्रपति थे अब्दुल अजीज बुतफिल्का, और लीबिया के थे, चाड के थे, अल्जीरिया के थे। जो इसमें आपका सही आंसर है वह है अल्जीरिया के राष्ट्रपति थे अब्दुल अजीज, जिन्होंने जनता के दबाव के आगे झुकते हुए अपना इस्तीफा दे दिया था। तो डी आपका सही है, अल्जीरिया। तो अल्जीरिया जो है वह अफ्रीका का एक देश है। 65वां है, क्रिकेट विश्व कप 2019 के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट क्लब के नए सीईओ का नाम बताइए। सुनील गावस्कर, शरद पवार, मनु साहनी, राहुल जौहरी। तो 65वें में आपका जो करेक्ट आंसर है वह सी, मनु साहनी। तो 65वें में आपका सी आंसर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 66वां है, अशोक लीलैंड के पूर्व सीईओ और एमडी का क्या नाम है, जिन्होंने रॉयल एनफील्ड के सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला है? विनोद के दासारी, धीरज हिंदुजा, राजीव दुबे, जेबी प्रसाद। तो 66वें में आपका जो करेक्ट आंसर है वह है ए, विनोद के दासारी हैं, जिन्होंने रॉयल एनफील्ड के रूप में भी कार्यभार संभाला है। 67वां है, मार्च 2019 तक उपछाम्य जानकारी के अनुसार आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट रैंकिंग में नवंबर 2000 पर आने वाली क्रिकेट टीम का नाम क्या है? न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। तो आपका इसमें जो करेक्ट आंसर है वह है ए, न्यूजीलैंड। आईपीएल 2019 सीजन के लिए दिल्ली कैपिटल के रूप में किसे कप्तान चुना गया था? तो किसे चुना गया था? वीरेंद्र सहवाग, शिखर धवन को, रविचंद्रन अश्विन, श्रेयस अय्यर को। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वह है सी, श्रेयस अय्यर को चुना गया था। 2018 की शुरुआत में किस राज्य में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट NCI स्थापित किया गया है? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। आपका इसमें जो सही आंसर है वह है सी, हरियाणा में बनाया गया है NCI अस्पताल, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान IAIMS, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की एक स्थापना इकाई के रूप में झज्जर, हरियाणा में की गई है। NCI की स्थापना, NCI नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट। भारत में प्रमुख सुपारी उत्पादक नट प्रोड्यूसिंग राज्य निम्नलिखित में से कौन है? केरल, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, कर्नाटक। तो आपका इसमें जो सही आंसर है वह है डी, कर्नाटक है
जो सुपारी उत्पादक राज्य है। 71वां है उड़ीसा की उस 70 वर्षीय महिला का प्रकार के धान बीजों पेड़ी सीड्स के संरक्षण के कार्य के लिए किया है, जिन्हें पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनका नाम है कमला पुजारी, एस थिमक्का, हरिका द्रोणावल्ली, मुक्ताबेन पंकज कुमार दगाली। तो इनका नाम है कमला पुजारी। तो इनका नाम है कमला पुजारी, जिसे पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है और इनका संबंध है उड़ीसा से। तो इनका नाम है कमला पुजारी। तो ये आपका इसमें सही आंसर है। 72 सिरसी सुपारी पहली एरेका नट है जिसे भौगोलिक संकेतक जियोग्राफिकल इंडिकेशंस टैग प्राप्त हुआ है, जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो जीआई टैग प्राप्त हुआ है। यह सुपारी किस राज्य में उगाई जाती है? यह है कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो जो सिरसी सुपारी है वह उगाई जाती है कर्नाटक में। तो कर्नाटक में उगाई जाती है सिरसी सुपारी, जिसे जीआई टैग मिला हुआ है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर मिलेगा? तो पागल बाबा मंदिर जो 11 मंजिला है वह वृंदावन में है, वाराणसी में है, सारनाथ में है, चित्रकूट में है। तो आपका इसमें जो करेक्ट आंसर है वह ए है, वृंदावन में। जिला शाहाबाद के प्राचीन सम्राट शेर शाह सूरी का मकबरा पटना से 193 दूरी है। शेर शाह सूरी का किला जो है वह 46 मीटर ऊंचा है। तो यहाँ पर है, तो सारनाथ यहाँ पर है दोस्तों, इसका आंसर होगा सारनाथ। तो सारनाथ जो है पागल बाबा का मंदिर मिलेगा, मंजिला पागल बाबा, 11 मंजिला पागल बाबा का मंदिर। बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित में से किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? बहादुर शाह, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह सूरी, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो 74वें में आपका सही आंसर है, उनका नाम है शेर शाह सूरी। और शेर शाह सूरी जो है यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर जो 11 मंजिल का पागल बाबा का मंदिर है उसके आंसर वृंदावन है। और ये जो आपका यहाँ पर शेर शाह सूरी का जो मकबरा है सासाराम शहर में जो प्राचीन सम्राट मकबरा है वह है बहादुर शाह जफर शेर शाह सूरी का, है इसमें। 74वें में आपका जो आंसर सही है वह शेर शाह सूरी है। और यहाँ पर हमने इसे क्यों गलती हुई, क्योंकि यहाँ पर हमने इसका जो एक्सप्लेनेशन है गलत स्थान पर लिखा है, तो इसलिए है। तो 11 जो पागल बाबा का मंदिर है वह वृंदावन में है। और यहाँ पर जो 74वां क्वेश्चन है, बिहार राज्य के सासाराम शहर में किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? तो उसका आंसर है शेर शाह सूरी का। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है 75वां। बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित किस सीमा के अंतर्गत आता है? बुंदेलखंड नामक क्षेत्र किस सीमा के अंतर्गत आता है? उत्तर प्रदेश बिहार के, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सीमा के अंतर्गत, और सी है उत्तर प्रदेश नेपाल, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सीमा। तो आपका जो इसमें सही आंसर है वह है उत्तर प्रदेश नेपाल, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश। तो यूपी सीमा और मध्य प्रदेश की सीमा के मध्य आता है बुंदेलखंड नामक क्षेत्र। तो अब देखते हैं अभ्यास प्रश्न। आज का अभ्यास प्रश्न है, प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति कब उत्पन्न होती है? जब आयात की मात्रा निर्यात से अधिक होती है। सर्वाधिक धन राष्ट्रीय कोष में किस माध्यम से जमा होता है? और दूसरा क्वेश्चन है, भारत के विदेशी विनिमय कोष में क्या सम्मिलित किया जाता है? यहाँ पर हमने इसका उत्तर भी लिख दिया है, इसलिए आपको फिर से बताना है। भारत में विदेशी विनिमय कोष में क्या सम्मिलित किया जाता है? और एशिया का सबसे पहला पुरस्कार नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में किसे दिया गया है? आपको यह भी बताना है। एशिया का प्रथम व्यक्ति कौन है जिसे अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया? और नेक्स्ट है, किस राज्य की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है? तो किस राज्य की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है? और एशिया का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? आपको बताना है। तो एशिया का
3 क्वेश्चन है एशिया का, ये आप क्वेश्चन हमने ये हटा दिया है आपके लिए, ये क्वेश्चन नहीं बताना है आपको। तो एशिया का प्रथम व्यक्ति कौन है जिसे अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है, और किस राज्य की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहते हैं। और 2 क्वेश्चन बताना है, यहाँ पर भी हमने उत्तर लिख दिया है, नहीं लिखा है इसका। प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति कब उत्पन्न होती है, जब आयात की मात्रा निर्यात से अधिक होती है। सर्वाधिक धन राष्ट्रीय कोष में किस माध्यम से जमा होता है। तो आपको तीनों आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। तो जिसका उत्तर सही होगा उसका नाम हम अगले लेक्चर में देंगे। तो दोस्तों इतना आज के लिए बस इतना ही, और हमारा आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।